नमस्ते। मेरा नाम कैलाश मुंडा। मैं कोलकाता के खड़गपुर से। मैं आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ यह दरअसल देहरादून का है। हम सब सहपरिवार देहरादून में एक फ्लैट पर भाड़ा रहते थे। उस फ्लैट की मालकिन की बेटी हमारे साथ खूब मिलती थी। वह मुझसे काफ़ी बड़ी थी। वह तब तकरीबन 22 साल की होगी। तब मैं 13 साल का था। रोज सुबह हम दो मॉर्निंग वॉक के लिए संग ही निकलते थे। एक सुबह मैं उठा और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगा कि तभी वो दीदी सीढ़ियों से उतर कर आई और कहने लगी, ओह, तू उठ गया। उसके बाद मुंह हाथ धोकर हम दो सैर के लिए निकल पड़े। हमारे फ्लैट के सामने एक छोटा सा पुल है। हमें आने जाने के लिए उसी छोटे से पुल से होकर जाना पड़ता था। उस दिन जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि उस पुल पर एकदम सफेद फुल शर्ट और सफेद फुल पैंट पहनकर कोई आदमी गोल आकार में सोया हो। उस आदमी का चेहरा हाथ से ढके होने के कारण उसका चेहरा हम नहीं देख पाए। उसे ऐसे लेटे देख हमें लगा कि यह कोई पियकड़ी होगा जो आज सुबह सुबह कहीं से पीकर आकर इस पुल में लेटा है। हमने बहुत बुलाया उस इंसान को, पर वो ऐसा जताता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बहुत देर बुलाने के बाद भी जब वो नहीं उठा तो दीदी ने एकदम हल्के से अपने बाएं पैर से उसे लात मारी। तब जाकर वो थोड़ा सा हिला, पर वो फिर भी उठा नहीं। फिर दीदी ने उसी तरह हल्के से दोबारा लात मारी तो वो एकाएक झट से उठ गया और हमें बिना देखे ही आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसे झट से उठता देख और हमें बिना देखे ही आगे बढ़ता देख थोड़ा तो अजीब लगा। वह आगे ही बढ़ता जा रहा था। वह जब चल रहा था लग नहीं रहा था कि वह नशे में है। वह कुछ इस प्रकार से उठकर चला गया था कि हमें उसका चेहरा ही देखने को नहीं मिला। खैर, वह चला जाने के बाद हम भी सैर के लिए आगे बढ़ गए। सैर करते करते कुछ दूर चलने पर ही दीदी अचानक एक जगह जमीन पर गिर गई। मैं अचंभित हो उठा कि आखिर ये एकाएक क्या हो गया। दीदी कहने लगी कि उसका पैर मानो अचल सा हो गया हो। उस पैर को छूने से दीदी को लग रहा था कि वो किसी और का ही पैर है, जैसे कि मानो एकाएक पैरालिसिस हो गया हो। दीदी को वही छोड़कर मैं दौड़कर फ्लैट की तरफ भागा और अपने परिवार और उस दीदी के परिवार को मैंने बताया कि दीदी का पैर अचानक अचल हो गया है। मेरी बातों को सुनने के साथ ही हम सब मिलकर भागे भागे वहां चले गए तो देखते हैं कि दीदी तो वहां बेहोश पड़ी है। वो मेरे पिताजी और दीदी के पिताजी ने कई बार बुलाया दीदी को, पर दीदी उठी ही नहीं। तब हम सब मिलकर दीदी को घर ले आए। घर ले आने के बाद कुछ पानी की छींटे जब दीदी के चेहरे पर डाला तो दीदी उठी और उठकर वो बड़े ही आश्चर्य से अपने ही घर को इधर उधर देखने लगी, मानो कि वो अपना घर भी पहली बार देख रही हो। तब वो धीरे से सिर घुमाकर अपने ही माँ के तरफ जब मुड़ती है तो देखते ही वो बहुत ही डर जाती है और डर के मारे वो रोने लगती है। और वो धीरे धीरे सर घुमाकर हम सबको देखती है तो हमें भी देखकर वो रोने लगती है। उस दीदी का यह व्यवहार देखकर हम सब एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे। बस उस दिन से दीदी एकदम बदल गई। दीदी कभी अचानक से हंसने लगती तो कभी अचानक से जोर जोर से रोने लगती। हम में से कोई भी उनके नजदीक तो जाना ही नहीं होता। वो तो हम सब से बहुत डरने लगी थी। हम में से कोई भी अगर उनके पास जाता तो वो डर के मारे कहने लगती, राक्षस आ रहा है, लंबे लंबे दांतों वाला राक्षस मुझे खाने के लिए आ रहा है। हमें देखकर तो वो राक्षस समझती। मैं तो तब बहुत छोटा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीदी को आखिर हुआ क्या है। उस दिन से दीदी अपने कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकली। एक शाम
हम सब सहपरिवार दीदी के फ्लैट गए हुए थे दीदी को देखने। दीदी जिस रूम पर थी उसी रूम से अटैच एक सिटिंग रूम था। हम सब दीदी की कंडीशन को लेकर उसी रूम पर बैठकर बात कर रहे थे। सभी बड़े बातों पर ही उलझे थे और मैं उसी बंद दरवाजे पर अपना पीठ टिकाए खड़ा था कि तभी मुझे दीदी को फिर से देखने का मन किया। मैंने एकदम धीरे से वह दरवाज़ा खोला तो देखा कि दीदी बिस्तर पर बैठी थी और वह खिड़की की तरफ चुपचाप देख रही थी। तभी दीदी ने मुझे देख लिया और सामान्य तरीके से मुस्कुराने लगी, जैसे कि वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मैं उस मुस्कुराहट को देखकर मैं भी हल्के से मुस्कुराया। तभी दीदी हाथों के इशारों से मुझे धीरे से बुलाने लगी। मुझे हैरानी थी इस बात की कि आज दीदी मुझे देखकर नहीं डर रही थी। मैं भी दीदी के बुलाने पर चुपचाप अंदर चला गया। मैं उनके पैरों के पास आकर खड़ा हो गया। तब दीदी ने अपने बगल पर बिस्तर पर हाथ पीटते हुए इशारा किया कि मैं दीदी के पास बैठूं। मैं भी उनकी बातों को सुनकर उनके बगल पर जाकर बैठ गया और मुझे पुचकारते हुए दीदी कहने लगी, कैलाश कैसा है तू? आजकल तो तू आता भी नहीं। मैंने भी नर्वस स्वर में बोला, ऐसा नहीं है दीदी, आप बस ठीक हो जाइए। फिर दीदी बोली, बहुत दिन हो गया है, हम सैर पर भी नहीं गए हैं। दीदी ने इतना कहते ही मैंने कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम पहले की ही तरह सैर पर जाएंगे। फिर दीदी बोली, मैं ठीक हो जाऊं? क्यों, क्या हुआ है मुझको? मैं तो ठीक ही हूं। दीदी के इतना कहते ही मैं चुप हो गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि दीदी को इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। मैं यह सब सोचते हुए दीदी को देख ही रहा था कि दीदी ने अचानक मेरे हाथ की कलाई को झट से पकड़ लिया। मैं हैरान था और दीदी के चेहरे को टटोलने लगा। दीदी ने धीरे धीरे अपने हाथों को मजबूत करना शुरू कर दिया। मैं दीदी को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर दीदी क्या करना चाहती है। देखते ही देखते दीदी की उस पकड़ के कारण मेरे हाथों पर दर्द होना शुरू हो गया था। फिर मैंने दीदी की तरफ देखकर दीदी को पुकारा, दीदी। दीदी के चेहरा मैं देख रहा था, वह तो मुस्कुराने लगी। उनका वह मुस्कुराहट कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं था। उस मुस्कुराहट को देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि वो एक शैतानी मुस्कुराहट है और उनके इरादे मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहे थे। दीदी ने देखते ही देखते अपने पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लिया था, जिसके कारण अब मुझे दर्द और ज़्यादा लगने लगा था। अब मैं दीदी को मेरा हाथ छोड़ने को कह रहा था और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था। दीदी का हाथ किसी पत्थर की तरह मौजूद बन चुका था, जिसकी चंगुल से छूट पाना मुझे लगभग नामुमकिन सा लग रहा था कि तभी दीदी अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उनका यह एकाएक हंसी देखकर मैं आश्चर्य था और डर भी लग रहा था। उनकी यह हंसी सुनकर बगल के कमरे से सारे लोग अंदर भागे भागे आए। सभी मिलकर दीदी के पकड़ से मुझे छुड़ाने लगे। काफी मुशक्कत के बाद वो हाथ छूटा। जब छूटा तो मैंने अपने कलाई को देखा तो वो नीला पड़ चुका था। मैं जैसे ही छूट गया, दीदी जोर जोर से रोने लगी और मेरी ओर इशारा करते हुए कहने लगी, ये शैतान मुझे खाने आया है, मुझे बचाओ। दीदी का यह अजीब हरकत देखकर मैं हैरान था। उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका एकदम बदल गया था। उनको कई जगहों पर दिखाया गया पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात मैं बहुत ही गहरे नींद में था कि अचानक ऐसा लगा मानो बाहर कोई आवाज़ हुआ हो। पहले तो मैंने वह आवाज़ को उतना महत्व तो नहीं दिया, पर कुछ ध्यान से सुनने पर लग रहा था जैसे कि वो दीदी का आवाज़ है। मैं तुरंत उठा तो देखा कि मेरे माता पिता मेरे कमरे में नहीं हैं। तब मुझे मालूम पड़ा कि कमरे में अब तक मैं अकेला ही सो रहा था। मैं माता पिता को ढूंढते हुए रूम से बाहर आया
तो ऊपर घर मालिक के फ्लैट से बहुत आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि ऊपर पक्का कुछ तो हो रहा है, और हो ना हो मेरे माता पिता भी उनके घर पर ही हैं। मैं ऊपर गया तो देखा कि वहाँ सिर्फ मेरे माता पिता ही नहीं बल्कि आसपास के कई पड़ोसी भी इकट्ठा हुए हैं। दीदी के रूम से बहुत जोर का आवाज़ आ रहा था। मैं तुरंत रूम के अंदर चला गया तो मुझे कुछ लोगों ने दरवाजे पर खड़ा होने से रोका। तो मैं अंदर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और चुपचाप वो अद्भुत नज़ारा देखने लगा। मैंने देखा वहाँ एक झांकरी यानी तंत्र मंत्र करने वाला इंसान खड़ा था, जो दीदी को झाड़ फूक कर रहा था, और बेड पर दीदी को कई लोगों ने जकड़कर पकड़ रखा था और दीदी वहाँ छटपटा रही थी। और कुछ देर बाद दीदी के गले से एक अलग ही आवाज़ निकलने लगा। मुझे कच्चा मांस दो, मुझे कच्चा मांस खाना है। दीदी के गले से वैसा स्वर निकलते ही वहां रहे सभी डर से सहम गए थे। दीदी लगातार वैसा कहती ही रही और छटपटाती रही। झाकड़ी के झाड़ फूक लगातार चल ही रहा था और कुछ ही देर में दीदी शांत हो गई। तब झाकड़ी ने कहा कि इसे छोड़ दो, ये जहां जाना चाहती है जाने दो। झाकड़ी की इतना कहते ही उन सभी ने दीदी को छोड़ दिया और दीदी धीरे धीरे खटिया से उतरी। वो बहुत ही धीमे धीमे स्वर में बड़बड़ा रही थी कि मुझे सोना है, मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहते कहते दीदी धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाने लगी और बाहर की ओर बढ़ने लगी। उनको बाहर आता देख अब तक जो भीड़ उस फ्लैट के सामने था वो सब डर के मारे दूर दूर भागने लगा। दीदी अपने घिसते हुए पैरों के साथ बाहर निकल गई। झाकरी भी दीदी के पीछे पीछे चल रहा था और हम सब झाकरी के पीछे चल रहे थे। चलते चलते दीदी तो उसी पुल पर जाकर लेट गई जहां हमने एक सुबह वो इंसान को लेटे हुए देखा था। ठीक उसी तरह एवं उसी जगह पर दीदी को लेटा देख मुझे वो सुबह देखा हुआ सफेद कपड़े वाले आदमी का ख्याल आया। उसी लेटे हुए अवस्था में दीदी को झाकरी ने फूका और दीदी को एकदम से होश आ गया। इस बार जब दीदी को होश आया तो दीदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह तो वही पुरानी वाली और असली दीदी है। उस रात के बाद दीदी के स्वास्थ्य पर सुधार आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते हफ्ते भर में वो दीदी फिर से वही हंसती खेलती पुरानी दीदी में बदल गई। मुझे बाद में मन ही मन ये लगा कि हो ना हो उस दीदी का वो हालत का जिम्मेदार वही सफ़ेद कुर्ते वाला इंसान ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही डरावनी और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए स्कैरी बेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।